आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस के जवाब में कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, मुल्क की आज़ादी के मंत्र को नेहरू ने मुकम्मल तौर पर किया मुस्तरद। वंदे मातरम को नजरअंदाज करने में पिछली कांग्रेस हुकूमतों का रहा है बड़ा हाथ। राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस के जवाब में कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, मुल्क की आज़ादी के मंत्र को नेहरू ने। पार्लियामेंट के सरमा इजलास में वजीर आजम की अपील के बावजूद अपोजिशन के रवैये पर बीजेपी हमलावर। कायदे इख्तिलाफ राहुल गांधी पर फपती बावकार रवैया अख्तियार करने की सलाह। जबरदस्त हंगामा आराई। 6 रियासतों में SIR की मियाद में तोसी, 2 रियासतों में 3 दिन की तोसी, 3 रियासतों में 1 हफ्ता और उत्तर प्रदेश में 15 दिन तक बढ़ाई गई मुद्दत। बावकार रवैया अख्तियार करने की सलाह। जबरदस्त हंगामा आराई। गोवा नाइट क्लब वाक़े में बड़ी कार्रवाई। लुथरा बरादरान थाई पुलिस की तहवील में उन्हें भारत लाने की तैयारी तेज। एक और मुलजिम अजय गुप्ता को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। इंडिगो का ऑपरेशन आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर। DGCA ने इंडिगो ऑफिस में सूरत हाल की निगरानी के लिए तैनात की एक टीम। इंडिगो के CEO को DGCA के सामने हाजिर होने की हिदायत। इंडिगो का ऑपरेशन आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर। DGCA ने इंडिगो ऑफिस में सूरत हाल। अब तफसील से। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान कहा कि ये गीत उस वक्त लिखा गया था जब अंग्रेजों ने इसे भारत की सकाफत को तबाह करने की रिवायत बनाया था। अब तफसील से। ये गीत तब लिखा जब अंग्रेजों ने यह रिवायत बना ली थी कि भारत की संस्कृति को हर तरीके से तोड़ा जाए, उस पर घात किया जाए और संस्कृति को डिमीन किया जाए, उसको नीचा दिखाया जाए, ताकि भारतीयों के मन में स्व की भावना को कुंठित करने में वह सहयोगी बने। और ऐसे समय में बंकिम चंद्र जी ने कहा, ये भारत देश, ये ज्ञान और समृद्धि की देवी है। भारत माता ये ज्ञान और समृद्धि की देवी को कुंठित करने में। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नेहरू के जनगण मन की ऑर्केस्ट्रल रिकॉर्डिंग और अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी तारीखी पेशकश पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 1947-48 में वजीर आजम के ओहदे पर फायज होने के बावजूद नेहरू ने इस गीत की धुन को आलमी सतह पर भारत के कौमी तराने के तौर पर पेश किया। अपने जवाब में नेहरू जी कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को भी पेश किया और यह कहा कि जनगण मन ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड के आधार पर वहां के बैंड ने उस गीत के धुन को 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली में बताया, जिसे दुनिया के सभी देशों ने बहुत सराहा। सिर्फ सराहा ही नहीं, उस नई धुन की कॉपी भी मांगी। अब सवाल ये उठता है कि नेहरू जी ने किस अधिकार से जनगण मन को संयुक्त राष्ट्र के समय भारत के नेशनल एंथम के साथ साझा किया। न तो वो उस समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे और न ही भारत के संविधान सभा ने नेशनल एंथम को कोई निर्णय किया था। नेहरू जी ने यह बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस और नेशनल एंथम कहां से सीखा था कि पहले किसी का नेशनल एंथम विदेशों में स्वीकृत कराया जाए और फिर उसे देश में स्वीकार करने के लिए कहा जाए। कांग्रेस को मौका परस्त करार देते हुए मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि हुकूमत का मकसद ऐवान बाला में वंदे मातरम पर बहस के दौरान भारत के तारीखी हक़ाइक़ को सही तरीके से पेश करना। कांग्रेस को मौका परस्त करार संविधान सभा में भारत के नेशनल एंथम के लिए जो हुआ और उसमें वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह श्री जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार थे और उन्होंने यह साफ जिम्मेदारी जाहिर भी की। उसके लिए पूरी तरह एक लिखित जवाब में जो भारत के संविधान सभा को दिया गया था, एक सदस्य ने भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल से यह जानना चाहा था कि भारत के नेशनल एंथम को लेकर क्या किया जा रहा है। सरदार पटेल को लिखी गई चिट्ठी का जवाब नेहरू जी ने 25 अगस्त 1948 को
दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस चिट्ठी का जवाब वो स्वयं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस विषय पर सभी निर्णय वही ले रहे हैं। लिखी गई चिट्ठी का जवाब माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में कहा कि हाल ही में दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी में कमी आई है। मरकजी वजीर ने कहा कि 2025 में AQI 400 से ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने में कामयाब रही है। माहौलियात और जंगलात की वजारत भी फिजाई आलूदगी की मुसलसल निगरानी कर रही है। आलूदगी से पाक दिनों की तादाद में 2018 के मुकाबले में इजाफा हुआ है। 400 से ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जनवरी-नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में जनवरी एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं, बल्कि केवल 3 ही रहा है। हमारे मंत्रालय के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जो इसके हितधारक हैं उनके साथ बैठक की जाती है। 2014 से पहले इसको मॉनिटर करने के लिए कोई लीगल सिस्टम ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही नहीं था। 2021 में हमने CAQM की स्थापना इस संसद से लेकर के करी। अब CAQM जो है वो विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से इसके लिए कार्य करता है। राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान सवालात का जवाब देते हुए माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि शहरों में फिजाई आलूदगी की अहम वजह तामीरात, इन्हदाम और PM 2.5 है। उन्होंने कहा कि हम 130 शहरों में हवा के मेयार को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यादव ने कहा कि शहरों में हवा में 2 तरह के कण हवा में रहते हैं। PM10 जो कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन गतिविधि, धूल के कण होते हैं, और दूसरा PM 2.5 जो मुख्यतः कार्बन एमिशन के कारण होते हैं। पूरे देश में प्राणा पोर्टल बनाया है और NCAP के माध्यम से होते हैं। देश के 130 शहरों में वायु गुणवत्ता को सुधार करने के लिए हम काम कर रहे हैं। विशेष रूप से जो गाइडलाइंस हमने निकाली है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि PM 2.5 और PM10 की मात्रा इन शहरों में कमी हो, उसके लिए विभिन्न प्रोत्साहन राशि हम लोग देते हैं। करने के लिए हम काम कर रहे हैं। विशेष रूप से मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने आज दूसरी नस्ल की हाइड्रोजन गाड़ी मिराई से पार्लियामेंट का रुख किया। इस मौके पर ऊर्जा भवन में टोयोटा, किर्लोस्कर मोटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के दरमियान नकलो हरकत के शोबे में हाइड्रोजन के इस्तेमाल पर एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक तारीखी मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। TG न्यूज़ के नुमाइंदे अजीत द्विवेदी से बात करते हुए वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह इकदाम सब्ज नकलो हरकत की तरफ एक बड़ा कदम है, जिससे न सिर्फ आलूदगी में कमी आएगी बल्कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सेकेंड जनरेशन हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल जो है उसको लेकर पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, और ये मिराई जो है सेकेंड जनरेशन हाइड्रोजन व्हीकल है। सर, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, और दिखने में साउंड दिखने इवन साउंड में भी एक क्लीन है। किस तरह का MOU हुआ है और किस तरह से इसको आगे प्रमोट किया जाएगा? 2 वर्ष के लिए इसका टेस्टिंग होगा, भारत के कंडीशन में अलग अलग टेरेन में होगा, और ये टेस्टिंग करके इधर अगर कुछ भी चेंज करना है, सुधारना है, तो नाइस और टोयोटा किर्लोस्कर के हमारा गुलाटी साहब दोनों मिलके ये कर रहे हैं। तो इसलिए 2 वर्ष अलग अलग जगह इस गाड़ी को हम चलाएंगे और नाइस इसके बारे में रिसर्च करेंगे, टोयोटा भी करेंगे। दे हैव डन एक्सीलेंट जॉब, आई कांग्रेचुलेट। कब तक सर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसको ये नॉर्मल हो जाएगा? तो अभी टेस्टिंग चलेगा, तब तक हाइड्रोजन का भी हमारा जो मिशन है, मिशन के द्वारा जो हम PLI वगैरह उसमें देके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बहुत बड़ा व्यवस्था खड़ी कर दिया है, उसमें जब तब हाइड्रोजन तैयारी भी बहुत बड़ी मात्रा में शुरू होगा मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, तब तक ये गाड़ी का भी हमने जो टेस्टिंग वगैरह करके ये हम पक्का करेंगे कि सब इंडियन कंडीशन में कैसे ये सूट करते हैं, वो देखे थोड़ा कुछ इधर उधर चेंज करना है तो करके वी विल डेडिकेट इट टू द पीपल ऑफ द कंट्री। थैंक यू। तो 2 साल तक ये टेस्टिंग पर रहेगा, और ये जो व्हीकल है ये हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल है, और
सेकंड जनरेशन ये व्हीकल है और 2 साल तक जो है जो राष्ट्रीय सोलर ऊर्जा संस्थान है उसके साथ में जो MOU साइन हुआ है टोयोटा किर्लोस्कर का, वो तमाम जो भारत की जो वेदर कंडीशन है वहाँ पर इसको टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद इसको जो है आम लोगों के लिए जो है उपलब्ध कराया जा सकेगा। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान भारत को जमहूरियत की मां करार दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया में हकीकी मायनों में जमहूरियत है। अगर कोई पायदार और मुतहरिक जमहूरियत है तो वो भारत में है। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, मगर एक फैक्ट है जो शायद बहुत से लोगों को ध्यान नहीं रहता होगा। अगर आप पूरी दुनिया का नक्शा देखें तो ईस्टर्न यूरोप से लेके आप जापान तक चले जाइए तो केवल 3 ही डेमोक्रेसी हैं, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और जापान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ऑस्ट्रेलिया इज प्रैक्टिकली एन एक्सटेंशन ऑफ यूरोप। तो इस पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि एकमेव एब्सोल्यूट, वाइब्रेंट एंड कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी है तो वो सिर्फ भारत। और सिर्फ इतना ही नहीं है सभापति महोदय, आज दुनिया में लोकतंत्र के अंदर सिर्फ 34% जनसंख्या है, जिसमें 17% हम हैं। अर्थात अगर दुनिया में लोकतंत्र है तो उसका सबसे बड़ा स्तंभ आज आधुनिक युग में भी भारत ही है। आज दुनिया में लोकतंत्र के सुधांशु त्रिवेदी ने अपोजिशन को निशाना बनाया। बाबा भीमराव अंबेडकर की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि मसावात, भाईचारे और आज़ादी के उसूलों को मगरबी ममालिक की जरूरत नहीं है, लेकिन अपोजिशन बैरून मुल्क जाकर भारत की जमहूरियत पर सवाल उठा। सुधांशु त्रिवेदी ने अपोजिशन को निशाना बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए पश्चिम में देखने की आवश्यकता नहीं है, वो उपनिषदों में दिखाई पड़ेगा। मगर क्या बताएं सभापति महोदय, आज भी हमारे कुछ नेता जाके लंदन में खड़े होकर गुहार लगाते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी को बचाना है। तो उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, डरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। डेमोक्रेसी को बचाना है। राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने दिवाली को यूनेस्को की गैर महसूस सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि यह अंदरून और बैरून मुल्क रहने वाले भारतीयों के लिए फख्र का लम्हा है। उन्होंने कहा कि दिवाली का त्यौहार अंधेरे पर रोशनी, झूठ पर सच्चाई, बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की फतह की अलामत है। में शामिल किए जाने पर मुबारकबाद दी है। Our festival of lights, Diwali, has been inscribed on UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity. The prestigious recognition announced on the 10th of December 2025 has sparked joy and celebration across our country and among Indians worldwide. Diwali is not merely a festival, it is a civilizational message. It symbolizes the triumph over light over darkness, knowledge over ignorance, hope over despair, and dharma over adharm. आज दुनिया भर में यूनिसेफ का यौम तासीस मनाया जा रहा है। ये दूसरी जंग अजीम के बाद कम आमदनी वाले ममालिक में इंतहाई गरीब हालात में रहने वाले बच्चों की मदद के लिए कायम किया गया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज दुनिया भर में यूनिसेफ हर साल 11 दिसंबर को यौम तासीस के तौर पर मनाता है। इस तंजीम की बुनियाद पहली बार 11 दिसंबर को रखी गई थी और इसका मकसद दुनिया भर के बच्चों की फलाह बहबूद, तरक्की और खिदमत है। दी स्टेट ऑफ दी वर्ल्ड चिल्ड्रन 2025 की रिपोर्ट ने इंकशाफ किया है कि दुनिया भर में कम और मुतवस्सित आमदनी वाले ममालिक में तकरीबन 400 मिलियन बच्चों को साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात तक रसाई नहीं है और इसका मतलब है कि हर 5 में से 1 से ज्यादा बच्चों को सेहत, नशोनुमा और बहबूद की सहूलियात नहीं मिलती। ये रिपोर्ट जाहिर करती है कि ये बच्चे माजूरी के साथ साथ तनावी माहौल में रहने से इन बच्चों की जिंदगियां गैर महफूज हैं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। 18 साल से कम उम्र के तकरीबन 460 मिलियन बच्चे और 9 उम्र यहाँ रहते हैं। हुकूमत ने इन गरीब बच्चों की जरूरियात को पूरा करने के लिए कई इक़दाम किए हैं। मुल्क में इन बच्चों की बहबूद के लिए सरकार की तरफ से चलाए जा रहे प्रोग्रामों की यूनिसेफ इंडिया ने भी तारीफ की है। गर्भवती महिलाओं के लिए जो मातृ वंदना योजना चल रही है, उसमें भी माताओं के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं ताकि महिलाओं के लिए उस समय 9 महीने के उस कालखंड में
वो अच्छा पोषण ले सके, ताकि पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो और प्रसूता में कोई संकट ना आ जाए, माँ या बच्ची की जिंदगी बच जाए। मेरी माताओं बहनों, आपका स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकता है। भारत ने पोषण अभियान, समग्र शिक्षा, पीएम किसान, मिड डे मील स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन और दुनिया के सबसे बड़े अवामी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ग़िज़ाइयत, तालीम, आमदनी में मदद, साफ सुथराई और माली शमूलियत फराहम की है। आज भी दुनिया भर में लाखों बच्चे तालीम, साफ पानी, सफाई, रिहाइश, सेहत और ग़िज़ाइयत जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ऐसे बच्चों की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1946 में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कायम किया गया था। 1950 में यूनिसेफ ने तरक्की पजीर मुमालिक में बच्चों और ख़वातीन की तवील मुद्दती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने मिशन को वुसअत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कायदे के इख्तिलाफ और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को ना तो आइन की कदर है, ना ही पार्लियामेंट के वक़ार का एहतराम है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी अना में इस कदर डूबे हुए हैं कि वो ना तो आइन की हदूद का एहतराम करते हैं और ना ही पार्लियामेंट के उसूलों का। उनका मानना है कि जो भी वो कुछ कहते हैं वही सच और कानून है। दर हकीकत राहुल गांधी की सियासत की बुनियाद ही बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना, इदारों के वक़ार पर सवालिया निशान लगाना और जमहूरी अमल को अपनी मर्जी के मुताबिक नए सिरे से मुतय्यन करना है। पार्लिमानी बहस हो या आईनी मसला, इसका वाहिद मकसद हर रोज कौम के सामने झूठ की नई दास्तान करना है। कल लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर अहम बहस के दौरान इज्जत माआब वज़ीर दाखिला ने एक एक करके हक़ाइक़ पूरी वजाहत के साथ पूरी कौम के सामने पेश किए। ताहम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए सच्चाई कभी भी तरजीह नहीं रही। मुल्क के अवाम देख रहे हैं कि कौन तरक्की और शफाफियत के लिए काम कर रहा है और कौन हर प्लेटफॉर्म पर झूठ और मनफियत फैलाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई कभी भी तरजीह नहीं रही। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में डिजिटल एड्रेस कोड से मुतालिक एक सवाल के जवाब में मवासलात के वजीर मुमलिकत डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासामी ने कहा है कि मुल्क के तमाम डाकखानों को डिजिटल कर दिया गया है ताकि किसी भी पोस्ट ऑफिस की सहूलत घर बैठे ही हासिल की जा सके। में डिजिटल एड्रेस कोड से मुतालिक एक सवाल के जवाब में Many people still in India write their address using the landmarks like near temple, behind school or next to the pond. To solve all of these things, the Department of Post has come up with a revolutionary idea called DigiPin, which is nothing but Digital Postal Index Number, sir. This is a simple, standardized, a 10 alphanumerical unique number, which divides the entire country into 4 by 4 meters based on the longitude and latitude. लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने वक़फ़ा सवालात को पार्लियामेंट की कार्रवाई का सबसे अहम हिस्सा करार देते हुए कहा कि यह अवामी नुमाइंदों के लिए अवामी खदशात को उठाने का एक मौसर प्लेटफॉर्म है। उन्होंने ख़ास तौर पर पहली बार आने वाले मेंबरान पार्लियामेंट को तरजीह देने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि वो इत्मीनान के साथ और वाज़ेह तौर पर पार्लियामेंट में अपने हलकों से मुतालिक मसाइल को उठा सकें। लोकसभा स्पीकर ने तमाम वज़रा पर जोर दिया कि वो ऐवान में पूछे गए सवालात के वाज़ेह, जामे और हक़ाइक़ पर मबनी जवाबात फराहम करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि हर किसी को सवालात उठाने का मौका मिले। लोकसभा स्पीकर ने तमाम वज़रा पर जोर दिया। सभी माननीय सदस्यों को मेरी प्रयास रहता है प्रश्नकाल में 20 माननीय सदस्यों के प्रश्न खुलते हैं। इस बात को यकीनी बनाएं। पहली प्रयास तो होना चाहिए कि 20 सभी माननीय सदस्यों का जिनका प्रश्न खुले हैं वो बहुत लंबे समय बाद आते हैं, सबको प्रश्न पूछने की परमिशन दी जाए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो माननीय सदस्य जिनका कभी प्रश्न नहीं पूछ के आए या जिनका सप्लीमेंट्री नहीं पूछा उसको मैं प्राथमिकता देता हूं। और प्राथमिकता ये भी रहती है जो पहली बार चुनकर आया है उस माननीय सदस्य को दी जाए। माननीय मंत्रीगणों से भी मेरी अपेक्षा है कि आप भी कोशिश करें कि संक्षिप्त में जवाब दें। और प्राथमिकता ये भी रहती है। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर नायब सिंह सैनी ने वजीर आजम को आप भी कोशिश करें पंचजन्य का मजस्मा पेश किया। और प्राथमिकता ये भी रहती है
हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर नायब सिंह सैनी ने वजीर आजम और सीजेआई ने कई रियासतों में इलेक्शन कमीशन के जरिए नाफिज किए जाने वाले SIR के अमल को चैलेंज करने वाली एक अर्जी के समाअत के दौरान अपनी नाराजगी का इजहार किया है। दरख्वास्तों के मुसलसल दायर होने के बारे में CJI ने कहा है कि इस मामले में नई दरख्वास्तें दायर करने का कोई जवाब नहीं है। बहुत से लोग अब सिर्फ तशहीर के लिए ही अदालत में आ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट रजिस्ट्री को हिदायत दी कि इस मामले में कोई नई दरख्वास्त कबूल ना की जाए। दायर होने के बारे में CJI ने कहा है कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में खुसूसी गहरी नजरसानी SIR के अमल की आखिरी तारीख पर नजरसानी की है। कमीशन के मुताबिक तमिलनाडु और गुजरात में गिनती अब 14 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी और मुसव्वदा वोटर लिस्ट 19 दिसंबर को शाया की जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार जजायर में यह अमल 18 दिसंबर तक जारी रहेगा और मुसव्वदा फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। उत्तर प्रदेश में गिनती की आखिरी तारीख 26 दिसंबर मुकर्रर की गई है और मुसव्वदा फहरिस्त 31 दिसंबर 2025 को शाया की जाएगी। कमीशन ने कहा है कि अमल असल में 11 दिसंबर तक के लिए मुकर्रर किया गया था और मुसव्वदा फहरिस्त 16 दिसंबर को जारी की जानी थी। केरला में गिनती की आखिरी तारीख 18 दिसंबर है और ड्राफ्ट रोल 23 दिसंबर को शाया किया जाएगा। गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और मगरबी बंगाल में गिनती आज 11 दिसंबर को खत्म हो रही है और इन रियासतों के लिए मुसव्वदा फहरिस्तें 16 दिसंबर को शाया की जाएंगी। केरल में गिनती की आखिरी तारीख 18 दिसंबर है और ड्राफ्ट रोल 23 दिसंबर को शाया किया जाएगा। कमीशन ने नए वोटरों से अपील की है कि वो फॉर्म 6 को पुर करके ECI नेट ऐप या वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त देकर BLO के जरिए अपना इंदराज कराएं। हतमी वोटर लिस्ट फरवरी 2026 में जारी की जाएगी। कमीशन ने नए वोटरों से अपील की है कि वो फॉर्म 6 को पुर करके ECI नेट। इस बीच बंगाल के BLO ऐप में कुछ अहम तब्दीली की गई है। रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्पेरेंसीज नाम के नए ऑप्शन को जोड़ा गया है। वहीं इससे पहले BLO BLA मॉम नाम से ऑप्शन था। इस बीच बंगाल के BLO ऐप में कुछ अहम तब्दीली की गई है। रीवेरीफाई लॉजिकल संदेश खाली केस के अहम गवाह भोला घोष ने कुलदीप गवाह को कत्ल करने की साजिश में साबिक TMC लीडर शेख शाहजहां समेत 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। भोला घोष ने राजबाड़ी चौकी में ड्राइवर अली मंडल समेत 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। भोला घोष ने कहा है कि CBI और ED ने शेख शाहजहां मामले में कई बार नोटिस जारी करके उन्हें तलब किया था और मुलजिम शेख के बारे में जानकारी मांगी थी। काबिल जिक्र है कि बुध को संदेश खाली केस में शेख शाहजहां के खिलाफ गवाही देने जा रहा था कि गवाह सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गया जबकि उसके बेटे और ड्राइवर की मौत हो गई। शुमाली गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने वाली आग में 25 लोगों की मौत के बाद जिला इंतजामिया ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें सियाहती मकामात के अंदर आतिशबाजी, फुलझड़ी और पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शुमाली गोवा की जिला इंतजामिया ने यह हुक्म 6 दिसंबर की आधी रात को अरपुरा के एक नाइट क्लब में आग लगने वाली खौफनाक हादसे के पेश नजर एहतियातन इक़दाम के तौर पर जारी किया है। इंडियन सिविल सेफ्टी कोड 2023 की दफा 163 के तहत जारी करदा यह हुक्म सयाहों की पुरकशिश मकामात के अंदर आतिशबाजी, फुलझड़ियों, पटाखों, आग लगने वाले आलात, धुआं पैदा करने वाले आलात और इस तरह के आग धुआं पैदा करने वाले आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाता है। हुक्म के मुताबिक ये पाबंदी शुमाली गोवा के तमाम नाइट क्लब, बार और रेस्टोरेंट, होटलों, गेस्ट हाउसेज, रिजॉर्ट्स, बीच शैक, आरजी ढांचे, तकरीब के मकामात और तफरीही इदारों पर नाफिज होती है। के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाता है। हुक्म के मुताबिक ये पाबंदी शुमाली गोवा के तमाम नाइट क्लब, बार और रेस्टोरेंट। इंडिगो के ऑपरेशनल बहरान की वजह से मुसाफिरों को होने वाली तकलीफ का जायजा लेने के लिए DGCA ने एक 8 रुकनी मॉनिटरिंग टीम तश्कील दी है। DGCA के मुताबिक मॉनिटरिंग टीम को इंडिगो के गुरुग्राम में वाक़ई कॉर्पोरेट ऑफिस में तैनात किया जाएगा। इनमें से 2 मेंबरान रोजाना इंडिगो के कामों की निगरानी के लिए तैनात किए जाएंगे। ये टीम कल बेड़े, पायलट्स की तादाद, अमले का इस्तेमाल और गैर मनसूबा बंदी छुट्टी समेत मुख्तलिफ अवामिल पर नजर रखेगी। DGCA ने इंडिगो की CEO ये टीम को भी आज रेगुलेटर के सामने पेश होने की हिदायत दी है। इंडिगो के CEO से तमाम डेटा समेत एक तफसीली रिपोर्ट भी तलब की गई है। खेलों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेली जा रही T20 सीरीज का दूसरा मैच आज न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। कटक में खेले गए सीरीज के पहले T20 मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 101 रन से शिकस्त दे दी थी।
पहले मैच में 176 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम सिर्फ 74 रन पर ऑल आउट हो गई। ये T20 क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका का सबसे कम स्कोर है। भारत को 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। न्यू चंडीगढ़ का स्टेडियम पहली बार मर्दों की T20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करने जा रहा है। ये T20 क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका का सबसे कम स्कोर है। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। 1-0 की बढ़तरी हासिल है।